सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो आज हम उपन्यास पढ़ेंगे सारा आकाश। सारा आकाश उपन्यास पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि उपन्यास कहते किसे हैं। उपन्यास कहानी का ही एक विस्तृत रूप है। इसमें जीवन के सभी पक्षों का विस्तार से वर्णन होता है। इसमें पात्र भी अधिक होते हैं और सभी पात्रों का विस्तृत विवरण भी इसमें हमें मिलता है। तो जीवन का सांगोपांग अगर वर्णन जो होता है वह उपन्यास में आता है। तो ऐसे उपन्यास को आपको पढ़ना है। तो उपन्यास सारा आकाश, जिसके लेखक राजेंद्र यादव हैं, तो राजेंद्र यादव के बारे में भी आप कुछ जान लें। राजेंद्र यादव एक प्रगतिशील विचारधारा के लेखक हैं और उन्होंने अपने जो मार्क्सवादी विचारधारा उनकी थी, मार्क्सवादी विचारधारा को उन्होंने इस उपन्यास में कई जगह अपनी विचारधारा को प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। शिरीष बाबू एक पात्र हैं जिसके माध्यम से वे अपनी विचारधारा को प्रकट करते हैं। राजेंद्र यादव, जो उनका जन्म आगरा उत्तर प्रदेश में 28 अगस्त 1929 को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा आगरा में हुई। इन्होंने 1949 में बीए पास किया। फिर 1951 में आगरा यूनिवर्सिटी से हिंदी में एमए किया। इनका पहला उपन्यास प्रेत बोलते हैं 1951 में प्रकाशित हुआ। फिर 1960 में इन्होंने सारा आकाश लिखा। 1959 में बसु चटर्जी फिल्म निर्माता एवं निर्देशक ने इस उपन्यास पर इसी नाम से फिल्म बनाई। इनका अगला उपन्यास उखड़े हुए लोग आया। इसके बाद 2 उपन्यास उल्टा और सह और मात लिखे गए। इसके अलावा इन्होंने कई कहानियां भी लिखी। लेखक होने के साथ साथ इनको 1999 में प्रसार भारती के बोर्ड का सदस्य नामित किया गया। 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको यश भारती सम्मान से सम्मानित भी किया। राजेंद्र यादव का देहांत दिल्ली में 28 अक्टूबर 2013 को हुआ। इन्होंने लिखने के सिवा कोई अन्य काम नहीं किया। इन्होंने शुरू में कलकत्ता में लेखक बनने के लिए संघर्ष किया। फिर अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के साथ दिल्ली में बस गए और लेखक के तौर पर नाम कमाया। अपने लेखन के साथ साथ इन्होंने कुछ अनुवाद भी किए, जैसे चेखव के 3 नाटक, उपन्यास टक्कर, हमारे युग का एक नायक आदि। इन्होंने कविता संग्रह आवाज़ तेरी है 1967 में लिखा। इसके साथ साथ संपादन का भी कार्य किया। इनकी प्रसिद्ध जो पत्रिका है हंस, जो आज भी अनवरत रूप से निकाली जा रही है। हंस के बारे में आपको बता दूं कि इसके जो प्रणेता थे, जिन्होंने शुरुआत की थी, वह हमारे श्रेष्ठ उपन्यासकार जो थे प्रेमचंद। तो प्रेमचंद को की विचारधारा का को भी आप राजेंद्र यादव में सम्मिलित उनका जो समावेश है वह भी दिखाई देता है। तो राजेंद्र यादव चूंकि प्रगतिशील विचारधारा के थे और इसलिए उन्होंने इस उपन्यास में तत्कालीन समाज की, तत्कालीन का मतलब होता है कि जिस समय उपन्यास लिखा गया 1950 के आसपास यह उपन्यास लिखा गया, और उस समय का जो समाज था उसका उन्होंने पूरा वर्णन इसमें किया है कि तत्कालीन माने उस समय का समाज, यानी 1950 के आसपास का जो समाज था कैसा था,
उसका वर्णन इस उपन्यास में हमें दिखाई पड़ता है। इस उपन्यास में हम देखते हैं कि उस समय जो समाज हमारा संक्रमण काल से गुजर रहा था। संक्रमण काल का मतलब है कि अंग्रेजी राज्य समाप्त हुआ था और देश आज़ाद हुआ था। तो आज उसमें जो हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, उसका जो प्रभाव जनजीवन पर पड़ रहा था, उसका उन्होंने पूरा अच्छे से वर्णन किया है। क्योंकि पुरानी मान्यताएं अभी टूटी नहीं थी और नई मान्यताओं को लोग स्वीकार करने लगे थे। तो ये संक्रमण की स्थिति होती है कि पुराना भी है और नया भी आ गया है, यानी दोनों के बीच की स्थिति है। तो ये संक्रमण काल बड़ा ही नाजुक समय होता है। उसी समय में यह उपन्यास लिखा गया है। तो उस समय समाज में जो है पुराना आग्रह भी बना हुआ था और नए लोग नई चीज़ों को लाने के भी पक्षधर थे। इसलिए एक संघर्ष की स्थिति इस उपन्यास में भी दिखाई देती है। उपन्यास कई प्रकार के होते हैं। ऐतिहासिक उपन्यास होते हैं, धार्मिक उपन्यास होते हैं, जासूसी उपन्यास होते हैं। लेकिन ये उपन्यास हम जिसको पढ़ रहे हैं वह सामाजिक उपन्यास है, क्योंकि समाज का पूरा दर्पण ही जैसे इस उपन्यास में तत्कालीन समाज का पूरा हूबहू जैसा था, वैसा ही वर्णन इस उपन्यास में हमें दिखाई पड़ता है। तब से आज का समाज बहुत बदल गया है, लेकिन वह उस समय का जो समाज था वह उसी रूप में इसमें दिखाई देता है कि किस तरह से पुराने और नए का संघर्ष, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का संघर्ष, पुरानी मान्यताओं और नई मान्यताओं का संघर्ष इसमें दिखाई देता है। सारा आकाश उपन्यास जो है 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध का जो शीर्षक है सांझ, आपको उसी को पढ़ना है और उसमें कई अध्याय हैं। उन अध्यायों के आधार पर फिर आगे कहानी आगे बढ़ती है, तो उत्तरार्ध जो है फिर से शुरू होता है। तो आज हम उपन्यास का प्रारंभ करते हैं और पूर्वार्ध के पहले अध्याय को पढ़ते हैं। पहले अध्याय में हम देखते हैं कि इस उपन्यास का जो नायक है समर, वह एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार का लड़का है और वह अभी इंटरमीडिएट में पढ़ रहा है। अभी उसकी परीक्षा पास आ गई है। इस बीच जो परिवार वाले हैं उसकी शादी कर देते हैं। वो शादी नहीं करना चाहता है, वह जो है पढ़ना चाहता है, पढ़कर कुछ बनना चाहता है। उसका उनके जो आदर्श हैं उसके, वह है शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसा बनना। वह नियमित शाखा जाता है। वह उन आदर्शों को जो हमारे हिंदू संस्कृति के मुख्य आदर्श हैं उसका बहुत बड़ा अनुयायी है और वो विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन घर में इतना दबाव बनाया जाता है कि वह ना नहीं कर पाता और उसकी शादी हो जाती है। उसकी शादी प्रभा नाम की जिस लड़की से की जाती है, वह भी 10वीं पास है और उस समय में 10वीं पास लड़की मिलना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय लड़कियों की शिक्षा उतनी का प्रचलन नहीं था। बहुत कम लड़कियां पढ़ पाती थी, क्योंकि प्राचीन काल में जो एक प्रतिबंध लग गया कि लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो इस वजह से लड़कियों को के पढ़ने लिखने पर जो अभिभावक थे ध्यान नहीं देते थे। तो लेकिन अब समाज, मैंने बताया कि समाज बदल रहा था। अंग्रेज़ों के आने के बाद से एक जागृति तो आई थी शिक्षा के क्षेत्र में भी, और उनकी मेमों को देखकर यहाँ के लोगों को भी लगने लगा था कि अरे वहाँ की स्त्रियाँ तो इतनी आगे हैं, इतनी शिक्षित हैं, इतनी आगे बढ़ी हुई हैं, हर चीज़ में, सामाजिक, राजनीतिक, हर क्षेत्र में उनका दखल है, तो फिर हमारी स्त्रियाँ क्यों पीछे हों। इसलिए
जो हमारे देश के जो जागरूक लोग थे, जो हमारे महापुरुष थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, तमाम बड़े लोगों ने ये सोचा कि नहीं, हमारे यहाँ भी लड़कियों की और स्त्रियों की शिक्षा को महत्व देना चाहिए। और इसलिए उन्होंने उसकी शिक्षा को, लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाया था, और जिसका परिणाम था कि प्रभा भी 10वीं पास हो गई थी। तो 10वीं पास करना एक बहुत बड़ी बात थी। आज की बड़ी बड़ी डिग्री वाली लड़की से कहीं ज़्यादा महत्व उसका प्रभा का 10वीं पास करना था। तो प्रभा की शादी समर से हो जाती है। प्रभा अभी चूँकि नई नई आई है, आज पहला दिन है ससुराल में, और ससुराल में तमाम तरह के बधावे बज रहे हैं। तमाम जो हिजड़ों का भी, पूरी टोली हिजड़ों की आई हुई है, वो अलग नाच गा रही है। उधर औरतें अपना ढोलक बजाकर नाच गा रही हैं। इधर पूरा एक उत्सव का जो माहौल होता है, शादी के बाद दुल्हन आ जाने का जो माहौल होता है, वह माहौल इसमें पूरी तरह दिखाई देता है। बिना किसी ताल और लय के ढमाढम पीटती ढोलक और औरतों के गीत सुनाई दे रहे हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत सुर ताल से ही कोई चीज़ वाद्य बजाया जा रहा हो, ढोलक पीटे जा रहा है, गीत गाए जा रहे हैं। एक पूरा एक आनंद का माहौल है। इस माहौल में दो व्यक्ति जो इस उपन्यास के मुख्य नायक और नायिका हैं, एक तो प्रभा जो दुल्हन बन के आई है, और वो बहुत अन्यमनस्क है, क्योंकि वो आते ही एक नए वातावरण में आने पर लड़की की उदासी स्वाभाविक रूप से है कि वो अपना घर छोड़कर आई है, तो वो उदास भी होगी। तो वो तो अलग उदास है। इधर समर परेशान है, तो अपनी शादी को लेकर परेशान है, और इसलिए परेशान है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। उनको लगता है कहीं यह विवाह हमारी पढ़ाई में बाधक न बन जाए, कहीं मैं पढ़ ना पाऊँ। एक तरफ पत्नी आई है, नई दुल्हन आई है, उसका आकर्षण उन्हें अपनी तरफ खींचता है। वे सोचते हैं कि शादी के समय में सिर्फ उसका हाथ देख सका, उसको देख भी नहीं पाया हम कैसी है। तो एक स्वाभाविक जो उत्सुकता है, एक जो स्वाभाविकता है, वह समर के अंदर एक अलग तरह की जज्बात जगा रहा है, इच्छाएं जगा रहा है। दुल्हन को देखने, उससे मिलने, उससे बातें करने की एक ललक है। लेकिन दूसरी तरफ उनका जो शिक्षण है, जो ये बताता रहा है कि जो स्त्री है वह माया है, वो बहुत बड़ी बाधक होती है पुरुष की प्रगति में। ये उन्होंने पढ़ा था, ये सीखा था शाखा में जाकर कि स्त्री माया है। जैसे हमारे संत कहते हैं, स्त्री बाधक है, स्त्री माया है, स्त्री से दूर रहो, क्योंकि स्त्री जो है तुम्हें मुक्त नहीं होने देगी, स्त्री तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी, और तुम्हारे पाँव की जंजीर है। यही सोच समर की भी है। तो सोचते हैं कि कहीं प्रभा मेरे रास्ते की रुकावट न बन जाए। तो कहते नहीं, मैं उन लड़कों जैसा नहीं हूं जो लड़कियों के पीछे भागते हैं, मैं प्रभा के पीछे नहीं भागूंगा। फिर सोचते हैं कि पढ़ी लिखी है, मैं समझा दूंगा कि देखो भाई, मुझे पढ़ना है, मेरी पढ़ाई में कोई अवरोध नहीं होनी चाहिए। पढ़ी लिखी है, समझ जाएगी और मुझे परेशान नहीं करेगी, और मैं अपना अध्ययन जारी रखूंगा। एक तरफ ये सोचते हैं, और दूसरी तरफ ये सोचते हैं कि नहीं, अगर मेरे रास्ते की रुकावट बनी तो मैं क्या करूं। फिर सोचते हैं कि मैं उसको ज़्यादा भाव नहीं दूंगा, ज़्यादा महत्व नहीं दूंगा। जब ज़्यादा महत्व नहीं दूंगा तो वो स्वयं अपने आप समझ जाएगी, और धीरे धीरे वो मुझसे थोड़ी दूर रहेगी। ये दोनों आकर्षण, एक तरफ
नई पत्नी का आकर्षण है, उससे मिलना, उससे बात करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो पुरानी सोच है जो उनको मिली हुई है, उसके तहत वे सोचते हैं कि कहीं प्रभा मेरे रास्ते की रुकावट न बन जाए। वे निर्णय नहीं कर पा रहे, क्या करूं मैं। और इस अनिर्णय की स्थिति में वो सोचते हैं कि जाकर कहीं मंदिर में बैठ जाऊं ताकि कुछ शांति मिले। और वे घर से निकलने का मार्ग ढूंढ रहे हैं, लेकिन चूंकि दूल्हे को निकालना तो बहुत मुश्किल होता है उस माहौल में, जब उत्सव का माहौल है और चारों तरफ लोग भरे हुए हैं, तो वहाँ से निकलना भी मुश्किल है। लेकिन उसी समय एक घटना घटती है। समर के घर के सामने जो एक घर है, जो गली के उस तरफ है, और उसमें सांवल नामक एक व्यक्ति है। उसकी पत्नी जो है वह अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर जल जाती है, और वहाँ जब आग की लपटें निकलने लगती हैं, क्योंकि उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है, इसलिए लोग जाकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा तोड़ने में इतना समय लग जाता है कि अंततः वो बचती नहीं है, मर जाती है। तो ये जो एकाएक जो एक घर में उत्सव का माहौल है, वह एकाएक ठप हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है। सब लोग, कोई छज्जे पर चढ़कर, कोई गली में निकलकर, सभी लोग उस सांवल के घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं वो माहौल देखकर। अब प्रभा पर इसका असर होता है कि अरे, उसके आते ही एक सामने वाले घर में बहू जलकर मर गई। क्यों मर गई, क्या कारण था, क्या स्थिति थी, क्या वो प्रताड़ित हो रही थी, क्या ऐसा कारण था कि एक बहू जलकर मर गई। तो प्रभा और परेशान हो जाती है। लेकिन इसी भाग दौड़ में समर को अवसर मिल जाता है कि वह घर से निकल जाता है और गली से होते हुए वह मंदिर में जाकर बैठ जाता है। मंदिर में जाकर वह चिंतन मनन करता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सोचता है, विचार करता है। तो आप देखिए कि किस तरह से एक ही समय में अलग अलग तरह की सोच विकसित होती है। समर क्या सोचते हैं और इधर प्रभा पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक पूरा जो माहौल है, ये इसका बहुत सुंदर वर्णन लेखक करता है। वे कहते हैं कि जब एकाएक सांवल की बहू के घर से धुआं उठने लगा, तो सभी लोग क्या हुआ पूछते हुए सारी औरतें, बच्चे गली वाले जंगले और छज्जों पर से झांक कर देखने लगे कि क्या हुआ, आखिर कौन मर गया और क्यों। ये उत्सुकता होती है। अगर कोई दुर्घटना हमारे आस पड़ोस में घटित होती है, तब उसे जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर क्यों ये स्थिति आई। फाटक पर नाचते और ताली बजाते हिजड़े नाच रहे थे, अभी नाच रहे थे, ऐ जियो जियो रे लला। ये जो आलाप करके जो वे गा रहे थे, वे उसे भूल गए और ऊपर की ओर ताकने लगे कि क्या हो गया। गली के पार ठीक हमारे घर के सामने, यानी समर के घर के सामने, जो सांवल की बहू मिट्टी का तेल डालकर कोठरी में जल कर मर गई थी, जो इसके कारण जो है इतनी भाग दौड़ वहां पर दिखाई दे रही है। इधर लाख समर अपने को विश्वास दिलाता था कि आज उसकी सुहाग रात है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता था। आज उसकी सुहाग रात है, शादी की पहली रात है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता था कि ये मेरे साथ है। देश को साहसी और कर्मठ युवकों की जरूरत है का नारा देने वाला यह युवक भी अब चौपाया हो गया है। ये जो मान्यता है, चौपाया माने जानवर हो गया, यानी विवाह होते ही जो पुरुष है वह चौपाया हो जाता है। यही जो है वो शाखा में जाकर इसी तरह की बातें
वहाँ पर सिखाई जाती थी। समर एक कर्मठ कार्यकर्ता है। वह 2 हफ्तों से शाखा नहीं गया है क्योंकि उसके विवाह की तैयारी चल रही थी, इसलिए वो नहीं गया था और न जाने के संकोच के कारण वह अपने साथियों से आंख चुराता फिर रहा था। फिर वह मंदिर की तरफ जा रहा है, मंदिर की तरफ जाता है और मंदिर में जाकर सोचता है कि उसे शांति महसूस होगा। उसके संयुक्त परिवार में माता पिता, विवाहित बड़ा भाई, 2 छोटे भाई और एक विवाहित बहन जो ससुराल के अत्याचारों से पीड़ित होकर अपने मायके में रह रही है। उसकी एक बहन है मुन्नी, जिसकी पढ़ाई छुड़ाकर कम उम्र में ही उसकी शादी कर दी गई थी, लेकिन उसका पति बहुत अत्याचारी था। वो इस पर मनमाना अत्याचार करता था और सिर्फ अत्याचार ही नहीं, उसने एक रखैल भी लाकर घर ही में रख लिया था और उसके सामने ही यानी मुन्नी के सामने ही उस रखैल के साथ रंगरेलियां मनाता था और मुन्नी को विवश करता था कि वह उनकी रंगरेलियों को देखे। उसे नौकरानी की तरह खटाता था और एक दिन इतना उसे पीटा, इतना मारा कि फिर वह भागकर अपने पिता के घर आ गई और तभी से यहीं रह रही थी और उसके पति एक बार भी उसकी खोज खबर लेने नहीं आ रहा था। और कई बार मुन्नी के पिता ने लोगों से खबर भिजवाया, बुलाने की कोशिश की, वो पत्र लिखा, लेकिन वो किसी का उत्तर नहीं देता था और वह न लेने आया था क्योंकि वो अपने रकेल के साथ आराम से रह रहा था। तो मुन्नी बहुत दुखी रहती थी, समर से छोटी थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि वह कोई और अन्य काम कर सके। वह चुपचाप उदास घर में रहती थी और घर के कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटाती थी और एक कोने में दुबकी पड़ी रहती थी। तो मुन्नी ने भी अपनी सारी कहानी प्रभा से आते ही बता दी। तो प्रभा पर एक दबाव बन रहा था। एक तो वो अपना घर छोड़कर आई है, घर छोड़कर आने से लड़की दुखी होती है, एक तो वहाँ वो दुखी है, दूसरे सांवल की बहू जलकर मर गई है, दूसरी घटना, तीसरी मुन्नी ने अपनी सारी हिस्ट्री बता दी है और चौथी बात एक और हो गई है कि लोगों ने ये भी बता दिया कि देखो भाई, समर तो शादी नहीं करना चाहता था। तो एक तरह से ये कि शादी जो है उस समर की इच्छा से नहीं है हुई है, तो इसलिए वो शादी को से खुश नहीं है। ये बात भी प्रभा के मन में कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है कि ये शादी मेरे पति की मनमर्जी से नहीं हुई है। तो ये उसकी मनस्थिति बहुत ही उदास हो गई है। और इधर समर जो है, यह जो है इसलिए परेशान है कि अब तक वो जिन आदर्शों की बात करते थे वह आदर्श को अब पालन नहीं कर पाएंगे। वह अपने शादी के दृश्य को याद करते हैं और तब तो उनके अंदर कुछ उमंगें उठती हैं, लेकिन फिर उनको अपने विचार याद आते हैं, अपनी शाखा की बातें याद आती हैं और फिर वे उदास हो जाते हैं। तो इनके घर में इतने सारे लोग हैं। वह जब रास्ते में मंदिर की तरफ जा रहे हैं तो एक लड़का मिलता है। सबसे बड़ी बात है, शादी जिसकी हो जाती है तो वो कहीं भी निकलता है तो लोग बधाई देते हुए मिठाई खिलाने की बात करते हैं, दावत देने की बात करते हैं। तो रास्ते में एक लड़का दिखता है तो उससे बचते हुए, किसी तरह से बचते हुए आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कैसा बोझिला प्रारंभ है जिंदगी का, कि भाई ये जिंदगी की शुरुआत जब ऐसी हुई है, कितना बोझ महसूस हो रहा है, कितना बोझिला है जिंदगी का आरंभ। कभी इंटर में पढ़ रहा है, उसके मन के खिलाफ शादी कर दी गई। वह मन में सोचता है कि कहीं भाग जाऊं, उसके मन में इच्छा होती है कि मैं भाग जाऊं घर छोड़कर। न जाने किसको मेरे गले बांध दिया है। बड़े भाई के विवाह को 8 साल हो गए। अम्मा और बाबूजी रोज यही मनौती मनाते कि कब मेरी शादी हो जाए। वो डायरी लिखता था और डायरी में उसने लिखा कि वह इतनी जल्दी अपनी हिम्मत क्यों हार जाता है।
यहाँ पर देखिए आप समर की के चरित्र की जो सबसे खास बात है कि वह बहुत जल्दी हिम्मत हार जाता है। दूसरी बात, एक वो दुविधाग्रस्त व्यक्ति है, वह किसी बात का निर्णय नहीं ले पाता है, कभी इधर सोचता है कभी वो सोचता है, तो दुविधाग्रस्त भी युवक है वह जो है। दो उसके चरित्र की विशेषता प्रथम अध्याय में ही एकदम साफ हो जाती है कि वो दुविधा में रहता है। कभी आकर्षण यानी प्रभा पत्नी के प्रति आकर्षण महसूस करता है, और दूसरी तरफ कहता है स्त्री माया होती है तो विकर्षण महसूस करता है। एक तरफ उसको देखने के लिए ललायित है और दूसरी तरफ कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से वो दुविधा में रहता है। तो सोचता है कि वह बहुत जल्दी हिम्मत हार जाता है। ये बात वो सोचता है कि क्यों, ये उसकी कमी है। सभी के जीवन में परीक्षा के क्षण आते हैं, परीक्षा के क्षण तो सबके जीवन में आते हैं। यह उसकी परीक्षा का क्षण है, किस समय उसे उसकी परीक्षा है, जीवन की परीक्षा है। ये किसी एग्जाम नहीं है, ये पाठ्यक्रम वाली परीक्षा नहीं है, ये जीवन की परीक्षा है कि वह अभी विद्यार्थी है और उसका विवाह कर दिया गया है। तो कैसे वह ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बीच, एक विद्यार्थी और एक विवाहित पुरुष के बीच सामंजस्य स्थापित करेगा। फिर सोचता है कि अरे राणा प्रताप और शिवाजी का रक्त उसकी धमनियों में है, उसके रगों में शिवाजी और राणा प्रताप का रक्त है, उसे लजाना नहीं। अगर वह हार मान लेता है तो वह उनको शर्मिंदा करेगा, अपने उन महापुरुषों को शर्मिंदा करेगा, और ऐसा वह नहीं करना चाहता। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं झुक न जाऊं, कहीं मैं हार न जाऊं, कि मैं झुक न जाऊं, कहीं हार न जाऊं। वह कहता है कि प्रभा तो 10वीं पास है, मेरी पत्नी 10वीं पास है, मैंने तो उसके हाथ के सिवा कुछ देखा नहीं है। फिर सोचता है जो भी हो उससे कोई संबंध नहीं रखना है, कि मैं उसकी माया में नहीं फंसूंगा, मैं उससे कोई संबंध ही नहीं रखूंगा, और जब संबंध नहीं रखूंगा तो लगाव भी पैदा नहीं होगा, लगाव पैदा हो जाएगा तो मेरी पढ़ाई में बाधा होगी। उसकी जो भाभी है वो कहती है कि लड़की जो है उसके चेहरे पर हल्के हल्के चेचक की झाई है, सुंदर तो बहुत है। कहते फिर सोचता है, अब ये सोचकर जब भाभी कहती है कि बहुत सुंदर है, चेहरे पर हल्के हल्के चेचक की झाई है, तो एक उत्सुकता भी उसके अंदर जाती कि हाथ के सिवा तो कुछ देखा नहीं है, तो देखूं मैं उसे। फिर सोचता है कि होगी, मुझे क्या लेना देना है। समर सोचता है कि वह अपनी नवविवाहिता पत्नी से एकदम बात नहीं शुरू करेगा। फिर सोचता है ठीक है, मैं जाऊंगा, बात करूंगा, लेकिन एकाएक नहीं बात करना शुरू कर दूंगा। पहले जो है उसे समझाऊंगा कि वह देखो भाई, मैं तो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। फिर वह सोचता है कि उसे यह सब नहीं कहना है, इससे तो शुरुआत होगी और बातचीत की शुरुआत होगी, और एक बार वो शुरुआत हो गई तो फिर वह पत्नी की माया में पड़ जाएगा, उसके माया मोह में पड़ जाएगा। तो आप देखते हैं कि उपन्यास का पहला अध्याय जो है वह ये बता रहा है कि समर जो है, जो एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार का युवक है, वह किस तरह से दुविधाग्रस्त है, क्योंकि वह भी विद्यार्थी है और वह शाखा में जाया करता था। तो हिंदू संस्कृति का उस पर बहुत गहरा असर है, और जिसमें ये माना गया है, जो उसके ऋषि मुनि, जो उसके संत कह गए हैं कि स्त्री जो माया है और वह पुरुष को अपनी जाल में फंसा लेती है, और फिर उसके लिए आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये विचारधारा जो बचपन से अब तक उसकी चली आ रही थी, जो सोच चली आ रही थी, वो कहीं ना कहीं रुकावट बनती है। तो वो अपनी शादी का आनंद नहीं ले पाता है, वो अपनी शादी से खुश नहीं हो पाता है। खुश रहना चाहता है, एक तरफ आकर्षण है
कि उसके जीवन में कोई एक लड़की आई है जो पढ़ी लिखी है, जो सुंदर है, तो उसे देखने, उसे छूने, उसे बात करने की ललक है, लेकिन एक तरफ जो है फिर वो विचारधारा उसको परेशान करती है, जो ये कहती है कि स्त्री माया है। और इसके कारण वो जाकर मंदिर में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करता है और दुविधाग्रस्त रहता है कि ये करूँगा, वो करूँगा। कभी कहता है बात ही नहीं करूँगा, कभी कहता है इसे समझाऊँगा, कभी कहता है कि तक जाते जाते ही बात करना शुरू नहीं कर दूँगा। फिर सोचता है कि मैं बाद में जब वो बात करेगी तब मैं बात करूँगा। यानी तमाम तरह का जो उसके अंदर जो तमाम तरह की दुविधा है वह इस कहानी में हमें दिखाई देती है। इस उपन्यास के प्रथम अध्याय में हमें ये दिखाई देता है कि समर के साथ उसकी मनोस्थिति, उसकी जो मानसिक अवस्था थी, निश्चित रूप से एक विद्यार्थी, इंटर में पढ़ने वाला छात्र, एक निम्न मध्य वर्ग का छात्र जो बाहरी दुनिया के चीज़ों से बहुत अलग है, वह बहुत ही नियम संयम से रहने वाला लड़का है। वह अन्य लड़कों की तरह नहीं, कहता भी है मैं अन्य लड़कों की तरह नहीं है जो लड़कियों के पीछे भागते हैं। वो तो एक आदर्श युवक है और वह बहुत ही आदर्श जीवन जीना चाहता है। उसके अंदर इस तरह की कोई भावना नहीं है। वो विवाह ही नहीं करना चाहता है, लेकिन सबके दबाव के कारण उसे मजबूर होना पड़ता है। तो अब देखते हैं कि एक तरफ वो बहुत आदर्श युवक है और अपने आदर्श के कारण वह जो है विवाह नहीं करना चाहता था। वो अपनी शिक्षा पूरी करके विवेकानंद जैसा, वह महाराणा प्रताप जैसा, शिवाजी जैसा बनना चाहता था, लेकिन उसके साथ ऐसी बात हो जाती है, उसके घर वाले उस पर दबाव डालते हैं और उसे विवाह करना पड़ता है। लेकिन विवाह के बाद उसे पता चलता है कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, तो उसके अंदर एक उम्मीद जगती है। उसे लगता है कि उसे देखना चाहिए, उसे बात करना चाहिए, और शादी हो गई है तो निश्चित रूप से ये आकर्षण होना ही चाहिए। लेकिन ये दो तरह की वो विचारधारा से उसका टकराता है। तो एक तरफ आकर्षण, प्रभा के प्रति आकर्षण, और दूसरी तरफ अपनी विचारधारा के कारण विकर्षण। ये जो है इस अध्याय में हमें दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि प्रथम अध्याय आपको समझ में आ गई होगी कि एक वातावरण देखिए, कैसे लेखक एक वातावरण क्रिएट करता है कि कैसे घर का माहौल होता है। इधर जो है समर की माँ अब औरतों के साथ बैठी हुई दहेज के सामान देख रही है, दिखा रही है। दूसरी तरफ उसका पिता अपने मित्रों के साथ बैठकर खा पी रहे हैं, तो एक माहौल होता है। उधर जो है हिजड़े नाच गा रहे हैं, इधर औरतें धमाधम ढोल बजाती हुई गीत गा रही हैं। यानी पूरा एक जो उत्सव का माहौल है वह यहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन एकाएक ये सारा कुछ थम जाता है, सांवल की बहू जलकर मरती है। तो उपन्यास के शुरू में ही लेखक बता देना चाहता है कि इस उपन्यास में ट्रेजिडी भी है। इस उपन्यास में एक तरफ खुशी का माहौल है तो दूसरी तरफ ट्रेजिडी भी है, दुख भी है। एक तरफ सुख तो दुख, यानी दोनों चीजें मिली जुली इसमें होंगी। ये उपन्यास के शुरुआत में ही लेखक संकेत कर देता है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा अध्याय शुरू होता है, दूसरे अध्याय में चूँकि भाभी समर को ठेल कर कमरे के अंदर कर देती है रात को, क्योंकि आज उनकी सुहाग रात है और समर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनसे अंदर भेज दिया जाता है उस कमरे में जिसमें प्रभा है। तो ये जाते हैं, एक तरफ वही चीज़ें हैं, तमाम तरह की दुविधाएं हैं। जाते हैं और जाकर वे देखते हैं कि प्रभा जो है जंगले के पास खड़ी हुई, वो बाहर की तरफ देख रही है। वो देखती है, एक बार गर्दन हिलाकर देखती है और फिर अपनी ही धुन में रहती है, खिड़की से बाहर देखती रहती है। आकर
बेड पर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं कि वो मुड़े मुड़े या कोई बात की शुरुआत करे, लेकिन वो फिर वो लेट जाते हैं। लेट कर सोचते हैं कि अभी वो आएगी, पैर छुएगी मेरा, जैसे एक सामान्य धारणा होती है, जो परंपरा है कि अगर पति आता है तो पत्नी उसके पैर छूती है, चरण स्पर्श करती है। तो ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रभा ज्यों की त्यों मूर्तिवत खड़ी रहती है, क्योंकि वो भी सदमे में ही है। मैंने पहले ही बता दिया कि वो तमाम घटनाएं जो एक साथ घटित हुई हैं, जिससे उसके दिमाग पर इतना प्रभाव है कि वो समझ ही नहीं पाती है कि हमको क्या करना चाहिए, इसलिए चुपचाप खड़ी है। समर थोड़ी देर इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि अब आएगी अब आएगी, लेकिन वो नहीं आती। तब उनका ध्यान जाता है कि बड़ी अशिष्टता इसके अंदर है, इसने एक बार प्रणाम भी नहीं किया, मेरे आने का स्वागत तक नहीं किया, ये तो बहुत बड़ा अपमान कर रही है मेरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पढ़ी लिखी है, इसलिए इसको बहुत घमंड है। तो कहता है कि ये घमंड है, तो सोचती हूँ कि मैं मनाऊं, मैं जाकर बुलाऊं, मैं उसे हाथ पकड़ कर कहूँ कि आप बैठो, और अन्य लड़कों की तरह मैं इसकी जी हुजूरी करूं। मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, इसे खुद करना चाहिए, आना चाहिए। तो वो उठते हैं कि मैं कमरे से बाहर जाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद भी है, आशा भी है कि अभी वो मेरा कुर्ता पीछे से पकड़ेगी और कहेगी कहाँ जा रहे हैं, माफ़ी मांगेगी और फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन प्रभा ऐसा नहीं करती है, जिससे वो बहुत दुखी और परेशान और गुस्से में आकर कमरे से निकल जाते हैं। जब दरवाज़ा खोलते हैं तो प्रभा एक बार मुड़ कर देखती है और फिर वह तटस्थ हो जाती है, और ये गुस्से से भरे हुए छत पर चले आते हैं और जाकर छत पर लेट जाते हैं, और तमाम तरह की जो बातें हैं उनके दिमाग में गूंजती हैं, और वो तमाम बातें सोचते हैं कि इसीलिए मैं विवाह नहीं करना चाहता था, कि अब मुझे फंसा दिया गया, कि वो आखिर क्यों वह उसने इस तरह मेरे साथ व्यवहार किया। फिर ठीक है, मैं इसका बदला लूँगा। वो सोचता है कि मैं इसका बदला लूँगा, मैं भी झुकूंगा नहीं। शायद प्रभा सोच रही होगी कि वो आएगा, उसे मनाएगा, तो ये मैं नहीं करूँगा। कि ये वो प्रण करते हैं कि, और छत पे लेटे लेटे तमाम तरह की बातें उनके दिमाग में आती हैं, और इसके कारण जो है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि किस तरह से प्रभा ने उनको इग्नोर किया, उनको उनकी उपेक्षा की। पता नहीं किस तरह की लड़की है वो, किस तरह की लड़की को हमारे सिर पर मढ़ दिया गया है, कैसे मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, ये सारी बातें सोचते हैं। अपने मन की गहराई से सोचता रहा कि उसे क्या कहे और क्या करे। कभी कभी उसके मन में ये बात भी आती है कि ऐसा करे कि बिना कुछ कहे सुने घर छोड़ दें, घर छोड़कर कहीं चले जाएं, कलकत्ता, बम्बई या हरिद्वार। तो आपने देखा कि किस तरह से ये 2 अध्यायों में समर की दुविधा, उसकी परेशानी, वो समझने की कोशिश नहीं करता। ये समझने की कोशिश नहीं करता कि कोई लड़की जो पहली बार कहीं नई जगह आई है, तो उससे वो अन्यमनस्क होगी, उसके पक्ष से नहीं सोचता, प्रभा की तरफ से नहीं सोचता, वो अपनी तरफ से सोचता है। एक तो विवाह नहीं करना चाहता था, विवाह हुआ, किसी तरह उसने सोचा कि चलो उसको समझा कर बातचीत करेंगे, तो पता लगा प्रभा ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके कमरे में आने के बाद भी वह चुपचाप खड़ी रही, उसका अभिवादन तक नहीं किया, उसका स्वागत तक नहीं किया। तब इनके मन में यह आता है कि लड़की पढ़ी लिखी है, इसलिए इसको बहुत घमंड है, इसलिए वे बहुत, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी इन्हें मनाऊंगा नहीं, और अब मैं इनसे कभी बात नहीं करूँगा। ये खुद कोशिश करेंगी तब सोचूंगा इसके बारे में, वरना मैं इनसे बात नहीं करूँगा। तो ये उपन्यास का प्रारंभ है इन 2 अध्यायों में कि समर और प्रभा की सुहाग रात ऐसे ही बीत जाती है, दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है, और समर के मन में प्रभा के प्रति
मलिनता आ जाती है, वे उसे सोचते हैं कि मैं इसे बदला लूँगा क्योंकि इसने मेरा अपमान किया है। तो इस तरह का मनोवैज्ञानिक चित्रण लेखक ने किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको उपन्यास के ये 2 अध्याय अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगले अध्याय पे अगले क्लास में फिर बात होगी।